हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो एसएसटी वाली सीरीज अपनी चलाए हुए हैं दिसंबर में सीटेट के लिए। यद्यपि ये केवल यही सीटेट में ही नहीं, आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। फिर चाहे आप इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ जीएस पूछी जाती है, वहाँ ये जो एनसीईआरटी है वो आपको हेल्प करेगी ही। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो अभी क्या है, तो सीटेट जो दिसंबर में होना है पेपर 2 एसएसटी, तो हम लोग उसके लिए एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। क्लास 6 की जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें हमने 5th चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। आज ये हम लोग 6th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और जो चैप्टर 4 है वहाँ से ही हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज आप सबको पता है कि जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है तो किसी न किसी फेमस व्यक्ति के कथन से स्टार्ट होता है। तो वैसे ही जो हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, आप देखेंगे कि ये बीबी लाल थापर के द्वारा एक कथन दिया गया है, उससे स्टार्ट हुआ है। उनका कथन क्या है? उनका कथन है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा, सिंध अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायने में एक अनूठी सभ्यता थी। ठीक है, और कह रहे हैं कि एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय वहाँ रहता था जहाँ धनवान और निर्धन के मध्य में अंतर अधिक नहीं था। ठीक है, और साथ में देखेंगे कि संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं था बल्कि इस आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। और ये किनका कथन है? तो ये बीबी लाल थापर का कथन है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य का जो है परिदृश्य दिखाई पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बीबी लाल थापर का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या कुछ हमें देखना है। तो ये देखिए एज ऑलवेज की जो भी क्वेश्चंस हैं पूछ लिए गए हैं कि सभ्यता क्या है। ये सारी चीज़ें ना आपको पूरे चैप्टर में दी हुई हैं। सभ्यता क्या है, इवन स्टार्ट ही होता है हमारा चैप्टर सभ्यता क्या है इससे। और भारतीय उपमहाद्वीप की जो आरंभिक सभ्यता है वो कौन सी थी, तो अभी आप देखेंगे कि कैसे जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता हमारी प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है। और इसकी उपलब्धियां क्या थी, उसकी जो नगर नियोजन, अच्छी सड़कें, नाली की जो अच्छी व्यवस्था थी, वो सारी चीज़ें आप इसी में देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक चित्र दिया हुआ है और ये जो हमारा गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिला है जिसका नाम है धौलावीरा, तो उसी का उत्तरी प्रवेश द्वार का ये चित्र आपको दिखाया गया है। आप देख लीजिए, ये चित्र जो आपको उत्तरी प्रवेश द्वार का चित्र है इसको आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शब्दावली दी है और वो शब्दावली क्या है, तो शब्दावली में दिया हुआ है धातु विज्ञान। आप बताइए कि धातु विज्ञान क्या है। अभी चूंकि इस पैराग्राफ में आप तो देखिए धातु विज्ञान शब्द आया हुआ है, तो इन लोगों का है कि पहले से ही जो भी टफ शब्द होते हैं उनको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। तो चलिए देख लेते हैं धातु विज्ञान क्या है। तो धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की जो टेक्निक्स हैं और साथ साथ धातु और उनके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना शामिल होता है। तो धातु विज्ञान के मध्य में क्या शामिल होता है? धातुओं को मिलाना, उनका सामंजस्य करना, जो भी उनके गुण अवगुण हैं उनका अध्ययन करना और साथ में उससे कुछ ना कुछ मतलब सपोज दैट कोई धातु है तो उससे कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही ना, जो वस्तु वगैरह तैयार करना, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सब धातु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आगे देखेंगे सबसे पहला जो हेडलाइन है वो क्या है। तो जो सबसे पहली हेडलाइन है वो आपको दिखाई गई है कि सभ्यता क्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन वहाँ पूछा भी गया था जो हमने भी स्टार्ट किया था वहाँ पे। आपसे कह रहे हैं कि जो अध्याय 4 था उसमें हमने देखा कि कैसे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है यानी कि कैसे जो मनुष्य है उन्होंने पहली बार समूह में रहना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, कुछ घर वगैरह जैसे झोपड़ियाँ वगैरह हमने देखी थी और साथ में जो तांबा धातु थी उसको यूज़ किया और साथ में कुछ औजार वगैरह बनाए। तो ये सब हमने जो हमारा चैप्टर 4 था उसमें देख लिया था। अब हम देखेंगे कि जब ह्यूमन हो गया यानी कि मानव जो है वो अच्छे से रहने लगा, उसके पास घर परिवार हो गया, साथ में उन्होंने एग्रीकल्चर यानी कि स्थायी जीवन भी अपना लिया, तो किसी न किसी सभ्यता का विकास तो होना ही है। तो वही आपको यहाँ बता रहे हैं कि आखिर सभ्यता है क्या। ये सब करने के बाद जो है वो मानव सभ्यता की ओर जब उन्मुख हो गया है तो आप बताइए कि आखिर ये सभ्यता है क्या। हम सभ्यता की परिभाषा के अंतर्गत किसको रखने वाले हैं या वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल करेंगे सभ्यता की जो है सीमा को। तो चलिए देखेंगे यही सब आज के चैप्टर में। आपसे बता रहे हैं कि समानता ये जो शब्द है यानी कि समानता ये जो सभ्यता शब्द है इसका प्रयोग
मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी एक मतलब कि कोई एक जगह है उसको आप सभ्यता का नाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे बताए गए हैं, वो आप देखिए। पहला क्राइटेरिया इन्होंने क्या बताया है, तो पहला क्राइटेरिया इन्होंने बताया है शासन और प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए। यानी कि जो हमारा जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं उनके मध्य शासन और प्रशासन का एक विकसित रूप होना चाहिए, एक स्थायी रूप होना चाहिए। कह रहे हैं जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों का जो प्रबंधन है उसके लिए शासन और प्रशासन का एक निश्चित रूप होना चाहिए। ठीक, दूसरा देखिए नगरीकरण, यानी कि जो नगरीकरण है ये भी दूसरा तत्व होता है सभ्यता के लिए। और इसमें क्या आता है, इसमें नगर योजना, नगरों का विकास और उसका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था आती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं उसका नगरीकरण होना चाहिए। और नगरीकरण के अंतर्गत क्या होना चाहिए, एक तो जो नगर बसाया गया हो ये एक योजना के तहत बसाया गया हो। ऐसा नहीं कि यहाँ जो है कुछ बना दिया, यहाँ कुछ बना दिया, यहाँ कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मतलब अच्छे से लगना चाहिए ना कि हाँ यहाँ पे कोई ऑफिस होगी तो ऑफिस के आसपास कुछ दुकान होंगी, ताकि लोग अगर ऑफिस में कोई काम कराने आए तो वहाँ पे कुछ खाने पीने को उनको मिल जाए। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं जो सुनियोजित एक नगर बसाया जाता है उस तरीके से वर्तमान में आप देखिए, सपोज दैट अगर आप प्रयागराज चले जाएंगे तो वहाँ पे देखिए कि जो भी गलियाँ हैं, जो मतलब कि मेन रोड है, सबकी एक मतलब एक तारतम्यता से सब कुछ सेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ भी कर दिया गया। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नगरीकरण है उसमें एक विकसित नगर योजना होनी चाहिए, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन होना चाहिए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने बताया है वो क्या बताया है, जल प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पानी कहीं से भी बहा जा रहा है, जब मतलब कि नाली का पानी पता चला रोड पे बह रहा है, अगर नाली का पानी रोड पे बहेगा तो यातायात फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रभावित होगा ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, उत्तम जो नालियाँ हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए और साथ में जल का प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नगरीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आप देखिए विभिन्न प्रकार के शिल्प होने चाहिए, यानी कि कच्चा माल जैसे पत्थर और धातु हैं इनका प्रबंधन, और फिर तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण है इनका उत्पादन होना चाहिए। यानी कि सपोज दैट आपने जो है आप कहीं पे खुदाई किए, खुदाई में आपको सोना मिला, ठीक है, तो फिर सोना जो मिला ना वो तो हो गया कच्चा माल। यानी कि आपने धरती माता से जो कुछ भी प्रोडक्ट मतलब पाया, चाहे फिर वो सोना हो सकता है, लौह अयस्क हो सकता है, पेट्रोलियम वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद वो जो कच्चा धातु है उसको आपने फिर पके धातु या फिर तैयार माल में विकसित किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम शिल्प के अंतर्गत लाते हैं। जैसे सपोज दैट आपने कहीं खुदाई की, वहाँ पे आपको सोना मिला, फिर आप उसको मतलब कि उसको ढंग से तैयार माल किए, ज्वेलरी वगैरह बनाया, अंगूठी बना लिए, हार बना लिए, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो जब बना लिए तो ये सारी चीज़ें जो है शिल्प के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सभ्यता जो है वो वहाँ पे उसका विकास हो रहा है। लास्ट में दिया हुआ है 2-3 पॉइंट और है कि व्यापार, यानी कि सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं इनका आदान प्रदान करने के लिए एक आंतरिक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर व्यापार हो, और दूसरा बाहरी व्यापार, यानी कि दूर कहीं आपको भेजना हो या अपने देश से बाहर कहीं भेजना हो तो इस तरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि ये कहिए कि हम तभी कहेंगे कि ये मतलब किसी सभ्यता का विकास हुआ है जब व्यापार जो है, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो चाहे बाह्य व्यापार हो, वो उत्तम तरीके से होता रहे। आगे देखिए लेखन का कोई रूप होना चाहिए, यानी कि अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक लेखन का कोई रूप होना चाहिए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि उसकी लिपि जो है देवनागरी हो या उसकी लिपि ब्राह्मी हो, कोई सी भी लिपि हो सकता है पिक्टोग्राफ हो। जैसा हमारे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी वो सभ्यता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लिपि थी, उन्होंने अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त किया है, भले ही आप उसको पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभिव्यक्ति की हुई है। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक सभ्यता यहाँ पर थी। आगे देखिए जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार भी होना चाहिए, जिसके अंतर्गत
कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज के माध्यम से जीवन और जो विश्व है इसकी अभिव्यक्ति हो। और लास्ट में आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर है इसकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब सपोज दैट आप किसी गांव के एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं और आप इतना ही मतलब उस पूरे गांव के लोग मिलकर के केवल इतना ही अनाज उपजा पा रहे हैं कि खुद ही गांव भर में ही खपत हो जा रही है, बाहर कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस तरह की मतलब इस तरह के सिस्टम नहीं होने चाहिए। जो एग्रीकल्चर है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करे कि आप गाँव में रह रहे हैं, वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो अनाज है वो शहरों को भी भेजा जा सके, यानी कि आप उसको बेच सकें, क्रय विक्रय कर सकें, इतना कम से कम एग्रीकल्चर में उत्पादन होना चाहिए। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज बता दिए गए हैं किसके लिए, एक सभ्यता के लिए। क्या क्या है, कृषि उत्पादकता, जीवन के बारे में सांस्कृतिक विचार, लेखन का कोई रूप हो, व्यापार हो, विभिन्न प्रकार के शिल्प हो, नगरीकरण हो, शासन और प्रशासन का कोई रूप हो। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है शासन नहीं मतलब कि सभ्यता क्या है, ये केवल आपको यहाँ वन लाइनर में तो पूछा ही जा सकता है। सपोज दैट कल को आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मतलब कि लिखना है और आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बन गया कि हमारे भारत देश की सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो विकसित सभ्यताओं में से एक है। आप बताइए सभ्यता क्या है, सभ्यता को मतलब सभ्यता के क्राइटेरिया क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण है उसके बारे में कुछ अपने विचार दीजिए। तो अगर इस तरह के मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अब ये आपको हेल्प कर जाएगा कि सभ्यता क्या है। सभ्यता के लिए कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं, जैसे नगरीकरण हो, मतलब उत्तम व्यवस्था हो, पानी की, शिल्प वगैरह जो है विकसित हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो आज का वर्तमान का विश्व है इसके बारे में ये बता रहे हैं कि आज जो हमारा वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। व्यापार की भी उन्नत व्यवस्था आपको मिलेगी, शिल्प की भी व्यवस्था मिलेगी और एग्रीकल्चर जो है वो इतना ज़्यादा अनाज भी प्रोड्यूस कर रहा है कि गांव में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन शहरों तक में जो है अनाज की उत्पादकता है। तो ये सब आपको आज का जो विश्व है उसमें देखने को मिल जाएगा। कह रहे हैं जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ। तो अब हमें जानना है कि जिस तरह से हमने अभी सभ्यता को बताया, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जिस टाइम में मानव का विकास हुआ यानी कि ह्यूमन जो है वो स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया तो तुरंत ही इस तरह की जो चीज़ें हैं वो संकल्पित हो गई। तो ऐसा नहीं है, उसको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा होगा। एक दिन की ये सारी चीज़ें नहीं होती कि एक दिन में इनका विकास हो जाए, तो काफ़ी समय लगा होगा। तो वही कह रहे हैं कि जिसके बारे में ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, इस तरह की सभ्यता का आरंभ कब माना जाता है, अब हम यही सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। आगे आपको बता रहे हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यता का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ। तो आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। अब अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर जो है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या फिर और भी इसी तरह की कुछ दजला फरात नदी की घाटियों पे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह रही हैं, इन सब का नाम आपने ज़रूर सुना ही होगा। नहीं सुना है तो अब सुनिए। तो ये जो सारी सभ्यताएं हैं इनका विकास एक क्रम में हुआ है। उसमें जो दजला फरात नदी जो मतलब कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वर्तमान में इसकी स्थिति आपको इराक और सीरिया वाले रीजन में मिल जाएगी। तो ये सभ्यता सबसे पहले उत्पन्न हुई सभ्यता मानी जाती है, यानी कि सभ्यता का प्रारंभिक जो चरण आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ है ये भी आपको बता दिया गया है कि ईसा के जन्म के 6000 साल पहले ही जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका विकास हो चुका था या आरंभ हो चुका था। आगे बता रहे हैं कि और इससे कुछ शताब्दियों के बाद फिर जो हमारी प्राचीन मिस्र की सभ्यता है उसका विकास हुआ, यानी कि सबसे पहली जो सभ्यता है वो कौन सी मानी जाती है, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। दूसरी जो है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो प्राचीन जो मिस्र की सभ्यता है वो मानी जाती है। आगे बता रहे हैं कि आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे।
सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही आज ह्यूमन की जो स्थिति है वो बन पाई है। अगर हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज में होते तो फिर हम लोग भी अभी स्ट्रगल कर रहे होते। आज जो सुख सुविधाएं, इतना बड़ी जो सोसाइटी सभ्यता हम लोगों ने डेवलप कर ली है, ये ना होता। अगर आज की जो ह्यूमन सोसाइटी है उन्होंने एक सभ्यता को डेवलप किया है तो उसके पीछे जो ये सभ्यताएं रही हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आगे देखेंगे हम। आगे आपको बता रहे हैं कि अभी केवल हम लोग जो भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर जो सभ्यता डेवलप हुई है उस पर नज़र डालेंगे। बाकी की जो सभ्यताएं हैं वो हमारे मतलब कि ज्ञान की चीज़ें नहीं हैं, उसे आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं या हाई स्कूल वगैरह में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये देखिए क्या है, तो ये मतलब समय रेखा होती है जिसमें जो है चीज़ें दर्शाई जाती हैं। इवन अगर आपको ये भी ना पता हो कि कौन सी घटना किस सन की है, उसके बाद भी अगर किसी भी पॉइंट को समय रेखा पे दर्शा दिया जाता है तो आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि कौन सी घटना पहले की है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग समय रेखा कहते हैं। प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसका आरंभ कब से कब तक हुआ है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसका जो है 4000 संवत पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के 4000 साल पहले की ही ये सारी बातें हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता का आरंभ था वो। फिर आप देखिए 3000 साल पहले ईसा पूर्व मिस्र की सभ्यता है जो इसका आरंभ हुआ। आप यहाँ देखिए जो हमें पढ़ना एग्जैक्टली कि 2000 ईसा पूर्व जो है वो सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ या आरंभ हुआ, इसी को हम लोगों को पढ़ना भी है। तो अगर आपसे इस सपोज दैट ये ना लिखा हो, अगर यहाँ जो आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं ये ना लिखी हों, ये सारी चीज़ें अगर ना लिखी हों, तब भी आप समय रेखा ये जो बना हुआ है इसको देख करके ज़रूर बता पाएंगे कि कौन सी घटना पहले हुई है या कौन सी घटना बाद में हुई है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहले दिख रहा है वो सबसे पहले हुआगा, यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन है। मेसोपोटामिया के बाद जो सभ्यता आई वो मिस्र की है और उसके बाद जो आई है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है। ठीक है, तो ये समय रेखा इसी वजह से दिखाई जाती है। आगे हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जब किसी भी सभ्यता का विकास हुआ होगा या कोई भी सभ्यता अपने प्रारंभिक फेज़ में रही होगी तो स्टार्टिंग में तो वो गांव ही रही होगी ना, कोई डायरेक्ट शहर तो बन नहीं जाता है, धीरे धीरे गांव से ही शहर का विकास होता है। तो वही यहाँ आपको बता रहे हैं कि गांव से जो नगर है वो कैसे बने हैं, उसका क्या प्रोसेस रहा है वो आप यहाँ देखिए। इसके लिए इन्होंने एक वर्ड आया है सहायक नदी, इसे देख लीजिए कि सहायक नदी क्या है। और एक बार जो हमारा 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ना, जो मतलब कि ऑनलाइन हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मुहाना क्या होता है। तो हो सकता है इस बार पूछ लें कि सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो वह नदी जो किसी एक बड़ी नदी में या किसी झील में आ करके अपना पानी उसी में गिरा देती है या उसी में मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे जो हमारी गंगा नदी है वो देखिए हिमालय से निकलती हैं और वहीं हिमालय से ही एक और नदी निकलती है जो है यमुना नदी। ठीक है, ये जो यमुना नदी है ना, ये आप देखिए कि यहाँ एक पॉइंट पे आ करके अपना जो पानी है वो गंगा नदी में विसर्जित कर देती हैं। तो जो गंगा नदी है उनकी सहायक नदी कहलाएंगी कौन, यमुना नदी। क्यों? क्योंकि यमुना नदी अपना पानी गंगा नदी में विसर्जित कर रही हैं। तो यही होता है मतलब सहायक नदियाँ। तो चलिए देखते हैं कि गांव से नगर जो है वो कैसे बने। तो आपको यहाँ सबसे पहले एक वर्ड मिला है पंजाब। तो आज का जो मतलब पंजाब जो है दरअसल भारत का ही हिस्सा रहा पाकिस्तान 1947 के पहले तक। लेकिन 1947 में आप देखेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान है वो दोनों अलग अलग हो गए। तो जो पंजाब वाला रीजन था हमारा, नॉर्दर्न जो रीजन था पंजाब वाला, उसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा हमारे भारत देश में है। तो वही आपको बता रहे हैं कि पंजाब जो कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों में विभाजित है, और एक और जगह का नाम दिया हुआ है सिंध जो कि अभी पूरी तरह से पाकिस्तान में है। तो इनका जो विशाल मैदान रहा है, ये जो आपको यहाँ मैप दिखाया गया है ना, ये वाला, यही इसी मैदान को ही दिखाया गया है। यानी कि पंजाब और सिंधु मतलब सिंध का जो मैदान है उसी को यहाँ दिखाया गया है, मार्क किया गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो मतलब सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ इनके मध्य में जो भी विशाल मैदान था उसको सिंधु नदी और उनकी जो अन्य सहायक नदियाँ थीं इनके द्वारा सिंचित किया जाता था। सिंचित मतलब क्या होता है, मतलब सिंचाई जो है वो इन्हीं नदियों के द्वारा किया जाता था। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ कौन है, सप्त सिंधु प्रदेश मैंने कल पढ़ाया था। तो उसमें बता दिया था कि जो सिंधु नदी है इन्हीं की सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी, चिनाब,
ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं इन्हीं के द्वारा ये जो मैदान था इनकी सिंचाई की जाती थी। ठीक है, आगे आप देखिए, सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया, यानी कि ये जो मैदान है, ये जो आपको मैदान दिख रहा है, इसको मतलब कि कृषि के योग्य बनाने का काम किसके द्वारा किया गया, तो ये सिंधु नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा किया गया। आगे देखिए कि इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले से एक अन्य नदी सरस्वती जो है, जिनका नाम था सरस्वती, वो हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती थी। यानी कि कुछ सहस्त्राब्दी, मैंने इसके पहले सहस्त्राब्दी क्या होता है बता दिया था कि अगर 1000 वर्ष की बात हो रही है तो हम उसको सहस्त्राब्दी बोल देते हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो मतलब गंगा नहीं, जो सिंधु नदी के द्वारा ये सिंचाई वगैरह की जा रही है, तो सिंधु नदी के हजारों साल पहले की बात है कि एक अन्य नदी थी जिनका नाम था क्या, सरस्वती। तो ये जो सरस्वती नाम की नदी थी ये पहले से ही हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब और जो राजस्थान और गुजरात वाला रीजन है उसमें प्रवाहित हो रही थी। तो इन्हें आप मैप में लोकेट करिएगा, आपको मिल जाएंगी। हालांकि अब तो ये है ही नहीं तो क्या ही मिलेंगी। आगे आपसे बता रहे हैं कि 3500 ईसा पूर्व, ये जो सासमपुर लिखा हुआ है ना, ये 3500 ईसा पूर्व है दरअसल। तो आपसे बता रहे हैं कि 3500 ईसा पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए। यानी कि 3500 ईसा पूर्व से आपको ये घटना देखने को मिलती है कि यहाँ जो गांव थे वो धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होने लगे, यानी कि उनका शहरीकरण होना स्टार्ट हुआ और लगभग 2600 संवत पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमय के कारण ये जो नगर हैं वो महानगरों में परिवर्तित हो गए। यानी कि जो नगर हैं उनका विकास हुआ और वो फिर विशाल महानगर में परिवर्तित हो गए। कब तक इनका परिवर्तन हुआ ये, तो 2600 ईसा पूर्व तक। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है नगर बनना, 3500 ईसा पूर्व में ये जो है नगरीकरण स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे फिर, अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हुआ होगा, सपोज दैट 3500 में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे घटते घटते एक दिन आप देखेंगे कि जब 2600 ईसा पूर्व आएगा तब तक भर में ये जो नगर थे उनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था कि ये महानगर में परिवर्तित हो गए। ठीक है, आगे देखिए कि इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या नाम दिया है, तो सिंधु सभ्यता नाम दिया है। यानी कि जो सिंधु से सरस्वती के मध्य में जो मतलब कि सभ्यता का विकास हुआ है उसी को क्या नाम दिया गया है, तो सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। आगे बता रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि सिंधु सभ्यता या आप बोलें या फिर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, कुछ भी आप बोलें, एग्जैक्टली एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो एक ही सभ्यता को ये सारे नाम अलग अलग दिए गए हैं। फिर आगे आप देखिए, हम इन सभी नामों का प्रयोग अभी करेंगे। तो यही सब बता रहे हैं कि इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। और ये हड़प्पा या हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो पहला मतलब कि खोजा गया स्थल था जिसकी खुदाई हुई है वो दरअसल हड़प्पा ही था, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और यहाँ जो लोग रहते थे उनको हड़प्पावासी कहते हैं। आगे देखिए कि यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पुरानी सभ्यता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, लेकिन उन्हीं के आसपास या सबसे पुरानी जो सभ्यताएं अन्य रही हैं उन्हीं के आसपास या उन्हीं के साथ में ही आपको सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास होता हुआ मिलेगा। आगे देखिए कि इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको पता ही होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। तो वही आपको बता रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दें कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या मतलब कि चीन की सभ्यता, इसमें से कौन सी सभ्यता है जिसे पहला नगरीकरण माना जाता है, तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पहला नगरीकरण या पहली नगरीकृत सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है आपके लिए, कह रहे हैं कि वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पावासी क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर भी ये बता रहे हैं क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर है लगभग 1 शताब्दी पहले यानी कि 1920-21 में जो हड़प्पा है, जो कि वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ है, तो पाकिस्तान में, उसके जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे इस सभ्यता से संबंधित
पहला उत्खनन करवाया गया, यानी कि पहली बार जो खुदाई हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में किसी स्थल की, वो हड़प्पा जो स्थल है कब हुई है, 1920-21 में हुई है। इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता या यहाँ के निवासियों को हड़प्पा वासी कहा जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, हालांकि हम पहले भी बता दिए थे, फिर भी यहाँ दिया है तो याद रखिएगा। अब देखिए, अब जो हमने ऊपर देखा ना, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मतलब कि भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें आपको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अपना भारत, बांग्लादेश, ये सारे रीजन्स मिल जाएंगे। तो उसी में आपको कुछ रीजन्स के नाम दिए हुए हैं, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें खुदाई हुई है बहुत सारे स्थलों की, और वो स्थल कहाँ लोकेटेड हैं ये आपको बताया गया है। इससे क्वेश्चंस खूब बनते हैं, UPPCS हो गया, ROAR हो गया, या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट, सीटेट, इन सब में तो बनता ही है, लेकिन जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रुप A के, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखिए मांडा, ये जो मांडा है ना, ये 2023 में उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया था कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आप देखिए कि इसकी जो लोकेशन है वो जम्मू कश्मीर में है फ़िलहाल के लिए। अब देखिए जो मैप है, जो आपको यहाँ पे मैप दिखाया जा रहा है, इस पूरे मैप को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे ये जो हमारा भारत देश है, इसके उत्तर में आपको हिमालयन रेंज मिल जाएगी, जो इसका विस्तार आपको पूर्व से पश्चिम में, यानी कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कहाँ तक मिल जाएगा, तो पश्चिम में ये आपको जो सुलेमान श्रेणी है, जो भारत और पाकिस्तान, हिंदुकुश पर्वत कहिए, सुलेमान श्रेणी नहीं, हिंदुकुश पर्वत तक इसका विस्तार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और इसके साथ साथ यहाँ देखिए ये सुलेमान श्रेणी और ये हिंदुकुश पर्वत, ये सभी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे ही आपको मिलेंगे। तो इन सब में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं ये यहाँ आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं, और यही वो क्षेत्र है जिसे हम लोग सिंधु या फिर उसकी सहायक नदियों से बनाया गया मैदान कहते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ना कि ये सिंधु नदी, इसके देखिए सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो ये सारी नदियां हैं, इसको भी याद रखिएगा। और ये देखिए जो सरस्वती नदी है, जो अभी मैंने बताया था ना कि मतलब हरियाणा से लेते हुए आप देखिए कहाँ तक बह रही हैं, गुजरात वाले रीजन तक बह रही हैं। और यहाँ देखिए अपना अरावली श्रेणी मिल जाएगी आपको। तो चलिए अब देखते हैं जो स्थल है वो, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके बड़ी काम की चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले कौन सा देखेंगे, सबसे पहले जो सबसे नॉर्थ में दिख रहा है उसकी बात करेंगे। और ये कौन सा है, ये है सोरतुगहुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये जो सोरतुगहुई है ये कहाँ है, तो जो सोरतुगहुई है ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में है सोरतुगहुई, चूँकि ये भारत में नहीं है इस वजह से और इम्पॉर्टेंट है। फिर आप आगे आइए, तो ये जो मूसा खेल है ये देखिए, ये पाकिस्तान और भारत देश के मध्य में ही है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी लोकेशन नहीं पता चली है। लेकिन हाँ, और आगे देखिए, वैसे ये जो है होगा पाकिस्तान में ही। फिर आगे आप देखिए सबसे पहले कौन सा है, पाकिस्तान में ही है दरअसल, होगा का छोड़ दीजिए आप। फिर आप देखिए ये मांडा, सबसे पहले अपना भारत देश का जो है वो मांडा देखिए, ये सबसे नर्दन जो है, यानी कि अगर कल को आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उसको अगर आप 4 दिशाओं में डिवाइड करें तो कौन सा नर्दन है, कौन सा सदर्न है, कौन सा ईस्टर्न है, कौन सा वेस्टर्न है, तो उसे आप देखिए कि जो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो कि भारत देश के उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, ये कहाँ पे है, मेरठ में। मेरठ में जो आलमगीरपुर तट है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकदम ईस्टर्न पॉइंट माना जाता है। ठीक है, वैसे ही फिर आप देखिए नदन पॉइंट क्या माना जाता है, नदन पॉइंट मांडा माना जाता है। सदर्न में क्या आता है, सदर्न में आपको सूतकांगे डोर मिल जाएगा। सूतकांगे डोर जो है वो मतलब कौन सा है, तो ये सबसे साउथ में मिल जाएगा। और ये भी वेस्टर्न वाला थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा तो बताएंगे, लेकिन जो है यहाँ पे वो देख लीजिए। फिर आप देखिए हमने देखा मांडा जो है, मांडा कहाँ पे है, तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके जस्ट नीचे आप देखिए रूपनगर, और ये रूपनगर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी रूपनगर को ना पहले रोपड़ के नाम से जानते थे। क्या जानते थे, रोपड़। और ये है कहाँ पे, तो ये जो हमारा पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा भैया, बहुत काम की चीज़ है ये। तो रूपनगर को हम क्या कहते हैं, रोपड़ कहते हैं, और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये आपको पंजाब में मिलेगी। ठीक है, फिर आप देखिए राखीगढ़ी, जो राखीगढ़ी है इसको देखिए, और इसके नीचे क्या है, फरमाना। तो जो फरमाना है ये भी आपको कहाँ मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा फरमाना। और ये जो राखीगढ़ी है ना ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हरियाणा में ही मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा मतलब रूपनगर था ये पंजाब में था। इसके नीचे आप देखिए हरियाणा में आपको क्या क्या मिल गया, हरियाणा में आपको राखीगढ़ी और फरमाना मिल गया।
इसके साथ साथ आप देखिए बनावली और भिर्राना जो है, बनावली और भिर्राना ये भी आपको हरियाणा में ही मिल जाएंगे, ठीक है। और जो करणपुरा है ना, देखिए यहीं पास में ही है, तो आपको हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये भी हरियाणा में है, तो करणपुरा हरियाणा में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, ये राजस्थान में है। जो राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला है वहाँ पे आपको करणपुरा मिल जाएगा। फिर आप देखिए, और जो कालीबंगा है ये कहाँ है, ये भी आपको राजस्थान में ही मिलेगा, तो कालीबंगा भी कहाँ है, राजस्थान में है। तो भारत देश के, हाँ अभी और नीचे देखिए गुजरात का जो है धौलावीरा, नागवाड़ा, बंसवाड़ा और खिरसारा, ये सारी चीज़ें गुजरात में आपको कहाँ मिलेंगी, गुजरात में मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके अलावा जो पाकिस्तान वाले रीजन में है वो कौन से हैं, तो ये हमने भारत देश के जो थे आपको यहाँ जितने भी लोकेशन दी हुई थी वो सब मैंने आपको बता दी कौन सी कहाँ पे हैं। अब हम देखेंगे, और हाँ गुजरात में एक और है, इसको भी याद रखिएगा, लोथल। तो ये सारी जो है ये गुजरात में है। कौन कौन सी गुजरात में, कई सारी हैं, देख लीजिए। एक तो धौलावीरा है, नागवाड़ा है, बंसवाड़ा और लोथल, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, गुजरात में। और ये जो खिरसारा है ना, ये भी आपको गुजरात में ही मिल जाएंगी। तो अब आगे देखते हैं, जैसे मूसा खेल ये है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की किस जगह पे एग्जैक्टली लोकेशन है ये दरअसल पता नहीं चली। मैंने इसको गूगल भी किया पर मुझे ये दरअसल नहीं मिल पाया। आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। और फिर आगे देखिए, जो हड़प्पा है ये कहाँ पे है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नाम से ये सभ्यता जानी जाती है, तो कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि हड़प्पा कहाँ है। तो भैया हड़प्पा जो है ना वो पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में है। कहाँ पे है, तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में है, ठीक। और कौन सा है, ये गंवेरी वाला जो है ये भी आपको पाकिस्तान में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो गंवेरी वाला जो है ये भी आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा। और सिंध प्रांत का जो लरकाना ज़िला है ना वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। गंवेरी वाला सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला पाकिस्तान में मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो, लखनजोदड़ो, डाबरकोट, बालाकोट, ये सारे कोट वोट आपको कहाँ मिलने वाले हैं, तो सब के सब आपको पाकिस्तान में ही मिल जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया जो भी था। आप इस मैप को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से रख के एक बार फिर से आप अपने स्तर पे खुद से देख लीजिएगा। मैंने तो एक बार बता ही दिया, लेकिन खुद से एक बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये आपको कंफर्म हो जाएगा। और मुझे पश्चिमी वाला जो रीजन है ना वो याद ही नहीं आ रहा है। आप लोग अगर याद आएगा तो उसे भी कमेंट कर दीजिएगा, मुझे एक बार रिकॉल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए क्या है, मतलब जो चित्र हमने दिखाया है किससे लोकेटेड है या किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना है कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है इसकी कुछ प्रमुख बस्तियों का ये मानचित्र है, जो कि पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत आपको दिखाया गया है। और कौन सा कहाँ है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए ये जो है क्विज टाइप का दिया है, इसको ज़रूर हमें जानना चाहिए। हो सकता है कल को यही पूछ लें। अक्सर जो क्विज वगैरह दिया रहता है ना उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मैप में जो रहता है उस पर तो थोड़ा कम ही नज़र जाती है इन लोगों की, लेकिन यहाँ आपको हम करवा दे रहे हैं इसको। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो अभी ऊपर देख के हैं, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा हमने ऊपर देखा था ना, कहाँ पे है, राजस्थान में। और कौन सा देखा था, और हमने देखा था अभी कौन सा देखा था, मेरे ख्याल से मोहनजोदड़ो देखा था। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ देखा था, तो जो सिंध वाला रीजन था ना वहाँ पे देखा था। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान का जो सिंध वाला रीजन था वहाँ देखा था। और जो राखी गढ़ी है ये भी हमने देखा था, कहाँ है, हरियाणा में है। बचा कौन सा, हड़प्पा। और हड़प्पा जो है ये कहाँ है, तभी ऊपर ये बता के आ रहे हैं कि पंजाब का जो प्रांत है, यानी कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पे हड़प्पा की खुदाई हुई है। बचा क्या, बचा अपना धौलावीरा, और ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में। और ये सबसे पहले खुदाई हुई जिस स्थल की है वो कौन सा है, यही हड़प्पा है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और वैसे ये भी पूछा जाता है ना कि कौन सा किस नदी के किनारे है, तो जैसे कालीबंगा, कालीबंगा आप देखेंगे कि घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है। और जो हड़प्पा है ये आपको रावी नदी के तट पर मिल जाएगा, रावी नदी के तट पर। और साथ में और जो है, और अभी का मुझे नहीं पता, मतलब पता है अभी एग्जैक्टली मतलब याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जो याद था वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये आपके यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आपके काम का भी नहीं है, स्पेशली सीटेड वालों के लिए। आगे अगर कहीं दिया होगा तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। क्यों इसको याद रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है कि जो सरस्वती नदी है वो कौन सी हैं। अभी इनकी जो है उपस्थिति नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जब थी तब उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं मानचित्र में वो जो सिंधु सरस्वती वाली नदियाँ थी वो सब दर्शाया गया है, तो वो सब हमने मैप में देख ही लिया है। कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए।
कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मतलब कि सभ्यताएं हैं उनका डेवलपमेंट नदियों के किनारे ही क्यों हुआ है। तो इसके पीछे वाली जो क्लास थी ना उसमें हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं, तो आप उसको एक बार देख के समझ लीजिएगा। आगे बता रहे हैं कि जो सरस्वती नदी है, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हखरा कहा जाता है, इसे कभी कभी घग्गर और हाखरा भी कहा जाता है, इनके नाम से इन्हें जाना जाता था। और आगे आपसे बता रहे हैं कि ये इनके किनारे भी अनेक पुरा स्थल मिले हुए हैं। आज यह केवल एक मौसमी नदी बन गई है, जिनमें केवल वर्षा के दौरान ही पानी की उपस्थिति मिलती है। तो जो सरस्वती है उन्हीं का नाम घग्गर और पाकिस्तान में क्या है, हखरा है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जिसको पाकिस्तान में हखरा कहते हैं, तो अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर मार खा जाएंगे। आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि जो सरस्वती नदी है इनका वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। कल को अगर आपसे पूछ लें कि सरस्वती नदी का सर्वप्रथम वर्णन आपको सामवेद में मिलता है, अगर नहीं पढ़ा है तो लोग सोचेंगे हाँ वेद में ही मिलता होगा, कौन सा वेद है, किससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो सामवेद लगा दो। तो भैया सामवेद में नहीं, सबसे पहले ना ये ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, इनके बारे में हम अध्याय 7 में आगे चल के पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए कि ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों के रूप में इनका पूजा हुआ है। बाद के जो ग्रंथ हैं उसमें इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन भी मिलता है। आगे देखिए, अब हम देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता, जो कि प्रथम नगरीकृत सभ्यता है, इसकी जो नगर योजना है इसके बारे में यहाँ कुछ बता रहे हैं। तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कहाँ है, अभी देखा ना पंजाब प्रांत में है, और मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अभी पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924, वैसे 1922-21 में मानी जाती है, इसमें 1924 दिया हुआ है। और सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरा स्थल मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता का आरंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। यानी कि चूँकि सिंधु और जो मतलब कि उसका मैदान रहा है ना, उसी के आसपास या इर्द गिर्द ही ज़्यादातर पुरा स्थल मिले हुए हैं जो भी खुदाई हुई है, तो यही कारण है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी बुलाया जाता है। आगे बता रहे हैं कि बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे गुजरात का धौलावीरा, अब देखिए यहाँ भी दिया हुआ है तो रिस्क मत लीजिएगा, एकदम मतलब चाट लीजिए इसको, ज़रूर पूछा जाएगा। तो गुजरात में धौलावीरा, राखीगढ़ी हरियाणा, गंवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में गंवेरीवाला, और सैकड़ों छोटे स्थल जैसे गुजरात में लोथल आदि की खुदाई की गई। इस प्रकार की जो खोजें हैं आज भी जारी हैं, और यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी यानी बेसिन में ना होकर के अन्य जगहों पर भी इनका जो है लोकेशन मिला हुआ है। केवल 2 महानगर जिसमें आपको राखीगढ़ी और गंवेरीवाला है वो आते हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर जैसे हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर, हरियाणा के 2 नगर भिराना और बनावली भी आते हैं, और ये हम लोगों ने उसमें देखा ही है मानचित्र में। तो कुल मिला के यहाँ पे केवल यही बता रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग में क्या माना जाता था कि जो भी स्थल मिले हैं वो सिंधु और सरस्वती जो नदियाँ हैं उनके मध्य में मिले हैं, इसी वजह से इसको केवल सिंधु सरस्वती का नाम या उसी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन बाद में जो अन्य छोटी छोटी मतलब कि छोटे छोटे स्थल मिले, जैसे भिराना हो गया हरियाणा में, और जो है बनावली हो गया हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, तो ये सब आप देखेंगे कि किसी अन्य और नदी के तट पर मिल गए हैं। तो इस वजह से फिर केवल इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना ठीक इन लोगों को नहीं लगा, तो ये यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए कह रहे हैं कि जो अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे, और उन नगरों में चौड़ी सड़कें थीं जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थीं। अधिकांश नगरों को चारों ओर से किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी मतलब होता है चारों ओर से दीवार का खिंचाव कर देना ताकि सेफ्टी बनी रहे। और नगर को 2 विशिष्ट भागों में बांटा गया था। एक तो ऊपरी नगर था जहाँ पे संभवतः जो अभिजात या संभ्रांत वर्ग या जिन्हें जो है थोड़ा सोसाइटी में उच्च दर्जा मिला हुआ था, राजा रजवाड़े टाइप के समझ लो आप, या फिर पुजारी पंडित वगैरह जो थे उनको, तो इन लोगों के रहने का जो स्थान था वो क्या था, वो था ऊपरी नगर। जबकि जो मतलब कि साधारण लोग थे, जैसे हमारे आपके जैसे जो सामान्य लोग थे, वो लोग कहाँ रहते थे, तो वो लोग निचले नगर में रहा करते थे। ठीक है, यहाँ पे उसका जो है शब्दावली भी दी है, देख लीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिली जाएगी, तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
आगे देखिए, कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे गोदाम। गोदाम क्या होता है? जहाँ पे अनाज का भंडार होता है उसे हम गोदाम कहते हैं, और जहाँ परिवहन किए जाने वाले वस्तुओं को भी रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकार के जो है आपको निजी घर भी मिलेंगे। रोचक बात है कि बड़े और छोटे घरों का जो निर्माण है उनकी गुणवत्ता एक समान ही मिलेगी, यानी कि साइज भले ही बड़ा छोटा हो, लेकिन जो मतलब कि क्वालिटी थी ना घरों की, वो एक ही जैसी थी, ये आपको बता रहे हैं। और सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में प्रयोग किसका हुआ है? ईंट का ही हुआ है। वैसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं हुआ है कि जो अभिजात लोग हैं वो ईंट पत्थर के घर में रहेंगे, बाकी जो सामान्य लोग हैं वो घास फूस के घर में रहेंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसकी वजह अभी ऊपर हमने देखा था ना कि वहाँ पे समानता का जो भाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता था। आगे कह रहे हैं, कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्नानागार का जो है चित्र दिखाया गया है, जो कि एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार 12x7 मीटर है। फिर सबसे ऊपर जो जमाई गई ईंट है, इस पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई है। तो डामर क्या होता है? जो रोड वगैरह बनती रहती है उसमें आप देखेंगे कि जो पक्की सड़क बनती है ना गिट्टी वाली, उसमें जगह जगह पर आग लगा करके एक लिक्विड मतलब एक ठोस पदार्थ टाइप का रहता है, उसको लिक्विड करते रहते हैं गर्म करके, और उसके बाद जब रोड बनती रहती है तो उस पर ऐसे ही उसको मतलब छितराते चलते हैं, मतलब गिराते चलते हैं, जिससे जो रोड है ना मतलब वो मजबूत हो जाती है। तो वही आप देखिए यहाँ पे जल रोधक के रूप में इन लोगों ने डामर के जो मतलब डामर या फिर प्राकृतिक जो बिटुमन होता है इसकी परत चढ़ा के रखी थी, ताकि मजबूती हो, साथ में जो है किसी भी तरह का कोई मतलब होता है ना कि लीकेज वगैरह ना होने पाए। आगे देखिए, जो स्नानागार है इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। समय समय पर स्नानागार का जो पानी होता है इसको खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी बनाई गई थी, और स्नानागार को स्वच्छ मतलब कि ये जो कुआं है या स्नानागार है, कुआं नहीं कहेंगे, स्नानागार यानी कि जो नहाने वाला स्थान है, उसमें साफ पानी हमेशा भरते रहते थे, और गंदा पानी अगर हो जाता था तो उसको निकालने के लिए उन लोगों ने एक नाली वगैरह की उत्तम व्यवस्था की हुई थी। यही यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए, उसका चित्र भी आपको दिखा दिया गया है कि कौन सा नगर, उछला मतलब जो ऊपर देखा था ना, मतलब निचला शहर और ऊपरी वाला जो शहर है उसका यहाँ चित्र दिखाया गया। तो ये जो आप देखिए कि निचले नगर जो राजस्थान का कालीबंगा है उसका चित्र यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, ये लंबी सी जो सड़क वगैरह बनी है ना, ये कालीबंगा की लोकेशन आपको दिखाई गई है। इस तरह का जो है खुदाई में स्थल वहाँ पे प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, एक और स्थल दिखाया गया है, और ये क्या है? तो जो हमारा गुजरात का धौलावीरा है ना, उसका यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इसके नीचे आपको एक और चित्र दिखाया गया, वो तो और ही लगता है जैसे अभी वर्तमान की बात है। ये देखिए, विशाल जो स्नानागार है उसका चित्र दिखा दिया गया है, और ये विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि ये जो मतलब ये स्नानागार है, आखिर इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? तो पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके लिए कई सारी व्याख्याएं दी हुई हैं। किसी का मानना है कि ये सार्वजनिक स्नान के लिए था, यानी लोग इकट्ठे होकर के स्नान करते थे, जैसे गंगा जी में लोग जाते हैं ना, सार्वजनिक स्नान ही समझिए वो उसको भी। और साथ में केवल कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि केवल जो राजा रजवाड़े थे उनके परिवार के लिए बनवाया गया था, और या फिर कोई धार्मिक जो है काम हो उसके लिए लोग इसमें स्नान करने आते थे। तो इस तरह के अलग अलग लोग कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि कुछ भी लिख के तो रखा है नहीं, कहीं कि लिख के रखा है कि भैया देखो हमने जो स्नानागार बनवाया था इसीलिए बनवाया था। तो इस वजह से सारे जो खुदाई किए हैं, जिन लोगों को भी इसमें जिसने भी अध्ययन किया है, सबने अलग अलग तरह की थियरी दी हुई है। हालांकि पहली व्याख्या आप स्वीकार्य नहीं है। कौन सी? वही कि जो है मतलब कि स्नान के लिए बनाया गया था। तो अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदाई में ये पता चला है कि जो भी घर थे सभी के घरों में मतलब कि वॉशरूम था, बाथरूम की व्यवस्था थी। तो इस वजह से जो मतलब स्टार्टिंग माना गया है कि सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था, तो वो वाली जो व्याख्या है अब वो अपरिहार्य हो गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो जल प्रबंधन है इसी को देख करके आज की क्लास समाप्त करेंगे, वरना बड़ी लंबी हो जाएगी। तो जो हमारा मतलब हड़प्पा सभ्यता था, उनके यहाँ जल की जो व्यवस्था थी, यानी कि जल निकासी का जो प्रबंधन था वो बड़ा ही उत्तम था। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले चित्र देख लीजिए। ये जो चित्र है इसको पहले देखिए, और देखिए क्या देख के आपको लग रहा है कि मतलब हजारों साल पहले की जो है ये सभ्यता रही होगी।
नहीं ना, कितना मतलब लग रहा है कि अभी एकदम जीवंत है, अभी हाल ही का होगा। तो ये देखिए लोथल गुजरात में जो जल निकासी प्रणाली है उसको दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए ये घर है, जिस घर से आराम से इनके यहाँ का जो भी वेस्टेज पानी है वो आराम से यहाँ आए, उसके बाद यहाँ से निकलते हुए ऐसा दिखा दिया गया है। फिर जाके यहाँ पे कहाँ, यहाँ देखिए इस तरह से दिखाया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे थी। अब देखिए यहाँ पे आपसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहा करता था। यानी कि सड़कों के नीचे होते थे, ऐसा नहीं कि सड़क पर से पानी बहा जा रहा है गंदा वाला, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। बल्कि अब ज़्यादा लोग गंदे हो गए हैं। अब ना अगर आप गलियों में घुस जाए ना तो फिर उल्टी आती है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे लोग ईंटों से बनाए हुए कुओं से पानी निकाला करते थे। आप लोग बताइएगा किसके किसके यहाँ कुआं है। तो मेरे यहाँ तो कुआं ही है, हमारा तो पूरा मोहल्ला है उसी कुएं से पानी निकाल के पीता है, और काफ़ी साफ़ भी है। कुएं का पानी साफ़ है, कुएं के आसपास साफ़ है कि नहीं वो तो अलग मैटर, लेकिन कुएं का पानी काफ़ी साफ़ है। आगे कह रहे हैं किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरने और मानव निर्मित जो जलाशय है उनसे भी पानी लेते रहे होंगे। धौलावीरा में गुजरात का जो कच्छ का रण है ना, उसी में है धौलावीरा। वहाँ बता रहे हैं 73 मीटर लंबा जो है सबसे बड़ा जलाशय मिला हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ बता रहे हैं ना कि तालाब, झरने या अन्य जो मानव निर्मित जलाशय हैं उनसे भी पानी लेते रहे होंगे। तो आजकल जो जलाशय हैं, जो तालाब वगैरह है ना भैया, उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई है। उसमें जानवरों को भी पानी पिलाने लायक नहीं रहता है, तो अब तो लेने ही लायक नहीं। लेकिन पहले जो है ना वो लोग इसमें से पानी ले करके आराम से पीते थे। अभी जब मेरे दादाजी लोग जो थे वो बताते हैं, हमारे घर के पीछे एक तालाब है, बताते हैं कि उन लोगों के टाइम में लोग उसमें से पानी निकालते थे, कपड़ा धुलते थे, नहाते थे, इवन कभी कभी ज़रूरत हो तो पी भी लेते थे। लेकिन अभी उसमें ना आपका हाथ धोने का मन ना करे, इस तरह से लोग उसको गंदा कर दिए हैं। तो पहले की बात ही अलग थी। आगे देखिए जलाशय क्या होता है, यहाँ पे बता दिया गया है कि विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहाँ जल का भंडारण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं। फिर देखिए कि जो धौलावीरा है यहाँ पे पत्थर और जो यहाँ तक की जो चट्टान है उसको भी काट करके कम से कम 6 विशाल जलाशय का निर्माण किया गया था, और इसमें से अधिकांश को कुशल जन संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से भी जोड़ा गया था। ये देखिए यहाँ पे आपको एक और चित्र दिखाया गया है, इस चित्र को देखिए, आनंद लीजिए। और ये जो चित्र है ये क्या है, तो वही धौलावीरा में जो चट्टान है इसको काट कर बनाया गया 33 मीटर लंबा एक विशाल जलाशय है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे पानी भरता रहा होगा, क्योंकि यही लग रहा है जलाशय टाइप का। तो हो गया, यही रही आज की अपनी क्लास। अब अगली बार मतलब जो अगली क्लास लेंगे ना उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पावासी जो है इनका खान पान क्या था, यानी इनकी जो भोजन वाली आदतें थी वो क्या थी। मतलब ये शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे या फिर सर्वाहारी थे, ये सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। वैसे भी काफ़ी लंबी क्लास हो गई होगी। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वैसे समझ आए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पसंद अगर समझ आएगा तो पसंद तो अपने आप ही आ जाएगा। तो चलिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। अपने और चैनल को अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक टिके हुए हैं तो, क्योंकि जो मतलब सच में जो आपके नॉलेज के लिए चीज़ें होती हैं उस पे लोग कम ही टिकते हैं। जहाँ हंसी मजाक चलता रहता है वहाँ पे लोग ज़्यादा देर तक देखते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा कम ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी क्लास जो है देखते होंगे। अगर जो लोग पूरी क्लास देखे होंगे वो कमेंट कर सकते हैं नहीं मैंने पूरी क्लास देखी है। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।